गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम लोग पढ़ेंगे फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ फोटोसिंथेसिस। और फोटोसिंथेसिस के लगभग सारे टॉपिक्स कवर हो चुके हैं। आज ये लास्ट लेक्चर है फोटोसिंथेसिस पे कि कौन कौन से कारक हैं जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को प्रभावित करते हैं। तो इसको दो भागों में बांट करके पढ़ा जाता है, या दो भागों में बांट के पढ़ेंगे। एक तो इंटरनल फैक्टर होगा और दूसरा आपका एक्सटर्नल फैक्टर होगा। यानी इंटरनल फैक्टर वो होंगे जो प्लांट के खुद के फीचर्स होंगे या उसकी खुद की प्रॉपर्टीज़ होंगी, और एक्सटर्नल फैक्टर वो होंगे जो इन्वायरमेंट के द्वारा पौधे को या पौधे के प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को प्रभावित करते हैं। तो इसमें जो इंटरनल फैक्टर है इसके दो भाग हैं, स्ट्रक्चर ऑफ लीफ है और क्लोरोफिल है। ठीक है, तो अब देखते हैं कि इंटरनल फैक्टर किस तरह से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को प्रभावित करता है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रक्चर्स ऑफ लीफ के बारे में। तो स्ट्रक्चर्स ऑफ लीफ की अगर जहाँ तक बात करें तो मोर सरफेस एरिया, यानी कि जितने बड़ी लीफ होगी, ये जितने चौड़ी लीफ होगी उतने ज़्यादा सरफेस होगा, और जितने ज़्यादा सरफेस होगा तो मोर क्लोरोफिल्स, यानी उतने ज़्यादा क्लोरोफिल पाए जाएंगे। नंबर ऑफ क्लोरोफिल्स के मॉलिक्यूल्स उतने अधिक होंगे। तो कुल मतलब क्या है इसका कि उतने ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होगा। तो फोटोसिंथेसिस की अगर जहाँ तक बात करें कि जितने चौड़ी पत्ती होगी उतने ज़्यादा क्लोरोफिल्स पाए जाएंगे और उतने ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होगा। ठीक है, एक एक्सपेरिमेंट है उसका भी हम लोग यहाँ पर चर्चा करते हैं कि उस एक्सपेरिमेंट क्या बताता है। देखिए, स्टार्च ऑफ लीफ, ठीक है, जो स्टार्च बनता है लीफ में, मीन्स फोटोसिंथेसिस हुआ। फोटोसिंथेसिस से बनेगा क्या? ग्लूकोज बनेगा। और ग्लूकोज के जो चैन होते हैं, यानी ग्लूकोज के मॉलिक्यूल आपस में जुड़ करके स्टार्च का निर्माण करते हैं। तो लीफ में जो स्टार्च होगा उसको अगर हमें पता करना है कि हाँ फोटोसिंथेसिस हो रहा है कि नहीं हुआ है, ग्लूकोज का फॉर्मेशन हुआ है कि नहीं हुआ है, तो उसके लिए हम करेंगे क्या? ट्रीटेड विद द इथेनॉल, यानी कि इथेनॉल से उसको ट्रीट करेंगे। किसको? लीफ को। और ट्रीट कर सकते हैं या फिर बॉयल्ड इन इथेनॉल, इथेनॉल में इसको बॉयल कर सकते हैं। तो हो गया क्या कि लीफ का जो लीफ होगी वो कलरलेस हो जाएगी। देन उसके बाद हम क्या करेंगे? ट्रीटेड विथ आयोडीन, यानी कि आयोडीन से उसको ट्रीट करेंगे और लीफ का कलर क्या हो जाएगा? ब्लू हो जाएगा। तो मीन्स ये हुआ कि जब कलर ब्लू हो जाएगा तो इसका मतलब एक है कि उसमें ग्लूकोज का फॉर्मेशन हुआ है। अब इस तरीके से भी समझ सकते हैं। जैसे आप मान लीजिए एक प्लांट है, ठीक है, एक प्लांट है और उसकी लीफ है। एक प्लांट है, उसकी लीफ है। इसको हम क्या कर रहे हैं कि कवर्ड कर दे रहे हैं। मान लीजिए इसको ब्लैक पेपर से कवर्ड कर दिए, ठीक है। अब ब्लैक पेपर से कवर्ड कर दिए। अब इस पौधे को 24 घंटे के लिए हम धूप में रखेंगे, या इस तरह से भी कर सकते हैं कि चूँकि प्लांट में ऑलरेडी फोटोसिंथेसिस हो रहा था तो इसको पहले छाया में रखेंगे 12 से 24 घंटे तक। छाया में इसलिए रखेंगे कि जो ऑलरेडी इसमें ग्लूकोज बना है उसका पौधा खुद यूटिलाइजेशन कर ले जाए, और फिर उसके बाद जब धूप में रखेंगे तो इसमें फिर होगा क्या कि फोटोसिंथेसिस की क्रिया होगी। जब फोटोसिंथेसिस की क्रिया होगी तो जो कवर्ड भाग है उस कवर्ड भाग में ग्लूकोज का फॉर्मेशन नहीं होगा। जो कवर्ड भाग रहेगा उसमें होगा, और ये जो कवर्ड भाग है यानी कि ब्लैक में जो कवर्ड है उसमें नहीं होगा। उसको छोड़ करके जो शेष भाग है जहाँ पर रेड कलर से इंडिकेट किया जा रहा है उसमें फोटोसिंथेसिस होगा। ठीक है, अब इसको हम करेंगे क्या कि आयोडीन से जब ट्रीट करेंगे, सेम वही सेम प्रोसेस करेंगे। एक बार फिर से बनाते हैं फिगर को, ठीक है। ये लीफ है और इसको जब हम आयोडीन से ट्रीट करेंगे, कवर्ड किया हुआ पार्ट है, आयोडीन से जब हम ट्रीट करेंगे तो ट्रीट करने पर होगा क्या कि जो भाग पेपर से नहीं ढका गया है वो भाग क्या हो जाएगा? ब्लू कलर हो जाएगा। आयोडीन से ट्रीट करते ही ब्लू कलर इंडिकेट करेगा, और जो भाग ढका गया है वो क्या रहेगा? कलरलेस रहेगा। वो भाग कलरलेस रहेगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जहाँ पे फोटोसिंथेसिस होगा यानी ग्लूकोज का फॉर्मेशन होगा अगर, तो वो लीफ क्या होगा? आयोडीन के रिएक्ट करके ब्लू कलर
प्रोड्यूस करेगा वहाँ पे लीफ का कलर ब्लू हो जाएगा, जिससे पता चल जाएगा कि हाँ यहाँ पे फोटोसिंथेसिस की क्रिया हो रही है, ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो रहा है, स्टार्च का निर्माण हो रहा है। ठीक है, तो ये सब मीन्स इस लीफ पे ही होता है पूरा एक्सपेरिमेंट जो है लीफ के आधार पे, इसलिए यहाँ पे बताया गया। ठीक है, और दूसरी चीज़ एक हम लोग पढ़े थे विलमॉन्ट्स बबलर्स के बारे में पढ़ा गया था। विलमॉन्ट्स बबलर की अगर हम बात करें तो इसका चर्चा कहाँ हुआ था, जब हम लोग हाइड्रिला का एग्जाम्पल पढ़े थे। ऑक्सीजन निकलता है हाइड्रिल में, यानी कि एक बीकर ले लेते हैं, उस बीकर में एक परखनली यूज करते हैं। मान लीजिए एक परखनली है, ठीक है, इस तरह से एक परखनली है, और इस परखनली में एक हाइड्रिला का पौधा रख देते हैं। ठीक है, हाइड्रिला का पौधा रखते हैं और सनलाइट पड़ने पे फिर क्या होता है, यहाँ पे बबल्स निकलते हैं। ठीक है, बबल निकलता, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल निकलता है। ये जो बबल्स निकलते हैं इसी को कहा जाता है विलमॉन्ट्स बबलर कहा जाता है। तो इसका उपयोग कहाँ किया, किस कार्य के लिए किया जाता है, ऑक्सीजन को यूज टू मेजर ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन के इवोल्यूशन को पता करने के लिए इस एक्सपेरिमेंट का उपयोग किया जाता है। तो इसी को कहा जाता है विलमॉन्ट्स बबलर कहा जाता है। तो यूज टू द मेजर ऑफ ऑक्सीजन इवोल्यूशन रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, यानी कि जितने ज़्यादा तेज़ी से फोटोसिंथेसिस होगा उतने ज़्यादा तेज़ी से ऑक्सीजन का इवोल्यूशन होगा। ठीक है, तो उस चीज़ को पता किया जाता है। अब दूसरा फैक्टर है, लीफ के बारे में पढ़ रहे थे, तो लीफ का ही पार्ट है क्लोरोफिल, यानी कि लीफ में ही पाया जाता है क्लोरोफिल। ये भी फोटोसिंथेसिस को किस रूप से प्रभावित करता है इसको देखते हैं। क्लोरोफिल आर एब्जॉर्ब द लाइट रिक्वायर्ड, यानी क्लोरोफिल का कार्य क्या है, क्लोरोफिल का कार्य है कि एब्जॉर्ब करता है लाइट को। ठीक है, रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इनटू ग्लूकोज, यानी जो कार्बन डाइऑक्साइड है और जो वाटर है उसको मिला करके बनाता क्या है, ग्लूकोज का निर्माण करता है। ठीक है, यानी कि क्लोरोफिल कर क्या रहा है कि जो लाइट सनलाइट जो है उससे जो रोशनी आ रही है उसको एब्जॉर्ब करता है, यानी कि रिसीव करता है। एब्जॉर्ब करके जनरेट क्या करता है, एनर्जी जनरेट करता है। यानी कि कब ये जनरेट करता है, जब लाइट रिएक्शन होता है। हम लोग इसके पिछले क्लास में पढ़े हैं, लाइट रिएक्शन पढ़ा गया है और डार्क रिएक्शन पढ़ा गया है। तो यह क्लोरोफिल करता है क्या है, लाइट रिएक्शन में एनर्जी जनरेट करता है नॉन साइक्लिक प्रोसेस में। ठीक है, प्लांट के केस में तो लाइट रिएक्शन जब होगा तो वहाँ से क्या होगा, एनर्जी जनरेट होगा। फिर क्या होता है कि क्लोरोफिल जो होता है, यानी क्लोरोफिल पाया कहाँ जाता है, मेसोफिल सेल में पाया जाता है। और मेसोफिल सेल में जो कार्बन डाइऑक्साइड होगा, ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है जल के मॉलिक्यूल से जो हाइड्रोजन निकला रहता है उसके साथ मिल करके क्या निर्माण करता है, ग्लूकोज का निर्माण करता है। और साथ में रिमूव क्या होता है, ऑक्सीजन निकलता है, यानी स्टोमेटा ओपनिंग से ऑक्सीजन निकलता है। तो इस तरीके से यानी क्लोरोफिल का कार्य क्या है कि लाइट को एब्जॉर्ब करना, उससे एनर्जी को जनरेट करना और उस एनर्जी को उपयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का उपयोग करके ग्लूकोज का निर्माण करना है। तो मीन्स क्लोरोफिल क्या कर रहा है, एनर्जी जनरेट कर रहा है, उसी एनर्जी की यूटिलाइजेशन से पौधा अपना भोजन बना पाता है, जिसको हम लोग 3 चरणों में पढ़ा गया। C3 प्लांट पढ़ा गया, C4 प्लांट पढ़ा गया, यानी कैम प्लांट पढ़ा गया। यानी सारे पौधे एक ही तरह से भोजन नहीं बनाते हैं, वो अलग, कुछ पौधे इस तरह से भोजन C3 साइकिल चला के बनाते हैं, कुछ पौधे C4 साइकिल यानी कि अलग साइकिल बनाते हैं, चला करके अपना भोजन बनाते हैं, कुछ कैम के माध्यम से बनाते हैं। तो इस तरीके से हम लोग पढ़े हैं 4 में। ठीक है, तो ये अब आगे पढ़ते हैं एक्यूमुलेशन ऑफ प्रोडक्ट की अगर हम बात करें तो जो एक्यूमुलेशन ऑफ प्रोडक्ट यानी कि एकत्रित कौन कौन से फूड प्रोडक्ट बनते हैं, किस तरीके से बनते हैं। तो इफ़ रेट ऑफ ट्रांसलोकेशन यानी कि ट्रांसलोकेशन इज़ स्लोअर देन रेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, अगर ऐसा हो जाए कि जो जितना ग्लूकोज का निर्माण हो रहा है, मान लीजिए ग्लूकोज का निर्माण 5 ग्राम हो रहा है, ठीक है, और 5 ग्राम निर्माण हो रहा है, लेकिन वो ट्रांसलोकेट कितना हो रहा है, 3 ग्राम हो रहा है, यानी कि लीफ में 5 ग्राम बना, वहाँ से ट्रांसलोकेट होकर के पौधे के दूसरे भागों में ये कहाँ ट्रांसमिट हुआ 2-3 ग्राम, और 2 ग्राम क्या हो गया, वहीं पर रुक गया लीफ में। तो इसका प्रभाव क्या होगा, इसका प्रभाव ये होगा कि देन फोटोसिंथेसिस रेट डिक्रीज ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ एंड प्रोडक्ट, यानी कि वहाँ पे क्या होगा कि जो लीफ है, लीफ में जो ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो रहा है
वो ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है पौधे के अन्य भागों में, जब ट्रांसफ़र नहीं होगा तो फिर होगा क्या कि वहाँ पे फोटोसिंथेसिस का रेट डाउन हो जाएगा। और जैसे अगर 5 ग्राम बन रहा है, 5 ग्राम बनने के बाद पौधे के अन्य भागों में ट्रांसफ़र होने शुरू हो गया, यानी कि उस ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन शुरू हो गया, तो फिर प्रॉपर तरीके से फोटोसिंथेसिस होता रहेगा। लेकिन जैसे ही ट्रांसलोकेशन अगर स्लो हो गया थोड़ा सा भी, तो फिर क्या होगा, फोटोसिंथेसिस रेट भी डाउन हो जाएगा। तो इस तरीके से प्रभावित करता है फोटोसिंथेसिस रेट को। यानी कि क्लोरोफिल अगर फोटोसिंथेसिस हो रहा है, ग्लूकोज का निर्माण हो रहा है, लेकिन उसका ट्रांसलोकेशन बहुत धीरे धीरे हो रहा है, यानी कि ट्रांसफ़र एक स्थान से दूसरे स्थान पर बहुत धीमे हो रहा है, तो भी फोटोसिंथेसिस स्लो हो जाएगा। अगला फैक्टर, अभी तो इंटरनल फैक्टर हो गया, जो इंटरनल फैक्टर थे 2 मेजर थे और उसके बारे में हो गया। अब बात करेंगे हम लोग एक्सटर्नल फैक्टर की बात करते हैं, ठीक है। तो अब देखिए एक्सटर्नल फैक्टर जो होगा उसमें सबसे पहले आएगा आपका लाइट आएगा। तो लाइट के बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे। तो लाइट किस तरीके से प्रभावित करता है, जो हम लोग पढ़े हैं कि ओनली 2% सोलर एनर्जी, यानी कि जो जितनी भी सोलर एनर्जी आती है उसका 2% उपयोग किया जाता है, यूज किया जाता है फोटोसिंथेसिस में। यानी कि 10% यूज किए जाते हैं अदर मेटाबॉलिक, यानी प्लांट जो होता है उसमें से जो लीफ के द्वारा 2% यूज किया जाता है फोटोसिंथेसिस की क्रिया में, और 10% यूज किया जाता है अन्य मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में, ठीक है। तो इस तरीके से लाइट की अगर हम यूज की जहाँ तक बात करेंगे तो 2% जो होगा वो फोटोसिंथेसिस में होगा, 10% जो होगा वो अन्य क्रियाओं में यूज किया जाता है, ठीक है। अब देखिए फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेंज क्या है, यानी कि किस एक्टिव रेंज का मतलब हो गया कि किस रेंज में फोटोसिंथेसिस सबसे अधिक होता है। तो 400 से लेकर के 700 नैनोमीटर या माइक्रोमीटर या नैनोमीटर वेवलेंथ पे सबसे अधिक होता है, यानी 400 से लेकर के 700 के रेंज में होता है। अगर इस वेवलेंथ से लाइट आ रही है नीचे तो फोटोसिंथेसिस होगा। अगर इससे डाउन होती है, इससे डाउन होने पर और इससे अधिक होने पर फोटोसिंथेसिस का रेट जो होता है वो डिक्रीज़ होने लगता है या बहुत कम होता है फोटोसिंथेसिस। अब देखिए लाइट की अगर हम बात करें तो जो लाइट के इफ़ेक्ट हैं उसको 3 कंपोनेंट में बांट करके हम लोग अगर देखें, 3 अलग अलग भागों में देखें तो अलग अलग तरीके से प्रभावित करता है। मीन्स जो क्वालिटी ऑफ लाइट है वो अलग तरीके से प्रभावित करेगा, इंटेंसिटी ऑफ लाइट अलग तरीके से प्रभावित करेगा, और ड्यूरेशन ऑफ लाइट अलग तरीके से प्रभावित करेगा फोटोसिंथेसिस रेट को। अब देखिए क्वालिटी ऑफ लाइट की अगर हम बात करें तो किस लाइट पे सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होता है, किस क्वालिटी की लाइट पे, तो रेड लाइट है। देखिए फोटोसिंथेसिस मैक्सिमम इन रेड लाइट फॉलोड बाय ब्लू लाइट। तो सबसे ज़्यादा किससे होता है, रेड लाइट में, और उसके बाद क्या आता है, ब्लू लाइट आता है। तो फोटोसिंथेसिस रेट जो है रेड लाइट में सबसे अधिक होगा, ब्लू लाइट में सबसे अधिक, उसके बाद ब्लू लाइट में होगा। अब देखिए अगली लाइन में क्या लिखा गया है कि जो सबसे अगली लाइन में ये लिखा गया है कि जो वाइट रेड लाइट होगी उसमें सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होता है, रेड और ग्रीन में कम होता है। रेड होगा, फिर उसके बाद ब्लू होगा, ब्लू छूट गया है, ध्यान दीजिएगा आप लोग, यहाँ पे करेक्शन करिएगा। वाइट होगा, फिर रेड होगा, फिर आपका रेड के बाद ब्लू आएगा, और ब्लू के बाद आपका ग्रीन आएगा, ठीक है। यहाँ पे करेक्शन करिएगा नोट्स में। अब देखिए वाइट की अगर हम बात करें तो जो वाइट को क्यों ज़्यादा लिखा गया है, क्योंकि वाइट जो होता है, वाइट लाइट जो होता है, इसमें सभी जितने भी कलर्स होते हैं स्पेक्ट्रम के वो सभी मिक्स होते हैं वाइट में, और इसलिए जब मिक्स कलर में आता है तो सबसे अधिक फोटोसिंथेसिस होता है। और अगर सिंगल लाइट की बात किया जाए तो रेड में सबसे अधिक होता है, और वाइट को इसलिए ज़्यादा कहा जाता है क्योंकि इसमें मिक्स रहते हैं, सारे कलर्स मिक्स होते हैं, और इसलिए यहाँ पे फोटोसिंथेसिस सबसे अधिक वाइट में होता है। लेकिन अगर सिंगल कलर की बात किया जाएगा तो रेड सही होगा, फिर उसके बाद ब्लू सही होगा, फिर ग्रीन सही होगा। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अब ग्रीन में पौधे की अगर हम बात करें, एक क्वेश्चन अगर बनता है, अगर माइंड में आएगा कि पौधे की जो लीफ होती है वो लीफ ग्रीन कलर की होती है, और ग्रीन कलर में ही फोटोसिंथेसिस का नहीं होता है या बहुत कम होता है। ऐसा होता क्यों है, क्योंकि जब सेम कलर होता है, जैसे जो लाइट का कलर है यानी लाइट स्पेक्ट्रम का जो कलर है वही लीफ का भी कलर अगर रहेगा
तो वहाँ पे क्या होता है कि उसका रिफ्लेक्शन बहुत तेज़ी से होता है, और जिसके कारण से फोटोसिंथेसिस उस लाइट्स के कम होता है। ठीक है, वो चाहे प्लांट हो, चाहे बैक्टीरिया हो, चाहे एल्गी हो, सबके केस में ऐसा है। अब इसको देखिए, आगे हम लोग 2 एग्जाम्पल्स और समझते हैं। जैसे रेड एल्गी की अगर हम बात करें, ठीक है, रेड एल्गी की अगर हम बात करें तो रेड एल्गी का मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस किस कलर की लाइट पे होगा, किस कलर की लाइट पे होगा? अब देखिए, देखते हैं, जो सबसे अधिक फोटोसिंथेसिस रेड का होगा वो ग्रीन लाइट पे होगा। अब ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि रेड का रेड से इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि रेड एल्गी जो क्या करेगा, इसमें चूँकि रेड एल्गी जो रेड होती है उसमें पिगमेंट्स पाए जाते हैं, उसके कारण से रेड होती है। और वो रेड पिगमेंट्स जो होते हैं वो करते क्या है, यानी कि जो रेड कलर होता है वो करता क्या है कि रेड लाइट जब आता है तो उसको रिफ्लेक्ट कर देता है, वापस कर देता है, और जिसके कारण से फोटोसिंथेसिस रेट डाउन हो जाता है रेड लाइट से। अब ब्राउन एल्गी की अगर हम बात करें तो ब्राउन एल्गी में क्या होता है, मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस जो होगा वो ब्लू लाइट से होगा, मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस ब्लू लाइट से होगा। ठीक है, ये हो गया। तो इसमें केस में भी, ब्राउन एल्गी के केस में भी क्या है, वही कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अब देखिए लाइट इंटेंसिटी का क्या प्रभाव है, यानी कि प्रकाश की तीव्रता का क्या प्रभाव पड़ता है फोटोसिंथेसिस में, कितनी तीव्रता पे फोटोसिंथेसिस अधिक होगा, कितनी पे कम होगा, तो किस तरह से प्रभावित करता है, तो इसको देखते हैं। ठीक है, इंक्रीज द लाइट इंटेंसिटी, अगर हम लाइट की इंटेंसिटी को बढ़ाते हैं यानी प्रकाश की तीव्रता को बढ़ाते हैं तो इंक्रीज द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, इस चीज़ को देखिए, जब हम लाइट की इंटेंसिटी को बढ़ाते हैं, उसकी तीव्रता को बढ़ाते हैं तो फोटोसिंथेसिस भी अधिक होता है, अनटिल सम अदर फैक्टर ए लिमिटिंग फैक्टर बिकम, ठीक है, बिकम इन ए शॉर्ट। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है कि अदर लिमिटिंग फैक्टर का मतलब ये हो गया कि इस तरह से हो सकता है कि जैसे लिमिटिंग फैक्टर आपका कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज़्यादा होता है, वो क्योंकि लिमिटिंग फैक्टर उसे कहते हैं जो सबसे कम मात्रा में उपलब्ध है, यानी फोटोसिंथेसिस के लिए मान लीजिए लाइट है आवश्यक एलिमेंट, एसेंशियल, और उसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, क्लोरोफिल का मॉलिक्यूल है या वाटर है। अब इन 4 में से जिसकी मात्रा सबसे कम होगी उसी को कहा जाएगा लिमिटिंग फैक्टर, यानी जिसके ख़त्म होने की संभावना सबसे पहले होगी वही होता है लिमिटिंग फैक्टर। क्योंकि लाइट जल्दी ख़त्म होने की संभावना इसलिए नहीं होता कि क्योंकि सोलर एनर्जी पर्याप्त मात्रा में हमें ऊपर से सन से एनर्जी प्राप्त होती है, उसका 10% ही यूज कर पाते हैं, 90% वैसे ही लॉस होता है, यूज नहीं हो पाता है प्लांट के द्वारा। तो इसलिए इसके ये लिमिटिंग फैक्टर का काम नहीं करेगा। कब लिमिटिंग फैक्टर का काम कर सकता है लाइट? ऐसे पौधे में कर सकता है जिनको हम इंडोर लगाते हैं, मान लीजिए गमले में लगाए, घर में रख दिए, सनलाइट वहाँ तक पहुँच नहीं रही है, तो वहाँ पे फिर वो क्या हो जाएगा, उस पौधे के लिए लाइट क्या हो जाएगा, लिमिटिंग फैक्टर हो जाएगा। लेकिन नॉर्मली लिमिटिंग फैक्टर लाइट होता नहीं है। क्लोरोफिल भी लिमिटिंग फैक्टर होता नहीं, क्योंकि प्रत्येक लीफ में क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल पाए जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा लिमिटिंग फैक्टर अगर है तो कार्बन डाइऑक्साइड है, क्योंकि इसका 0.03% ही उपलब्ध है इन्वायरमेंट से, तो इसके ख़त्म होने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है। और इसीलिए फोटो रिस्पायरेशन की क्रिया C3 प्लांट में सबसे अधिक देखी भी जाती है। ठीक है, तो इस तरह से जब लाइट की इंटेंसिटी अगर हम बढ़ाते हैं तो फोटोसिंथेसिस रेट भी बढ़ता है, और अनटिल सम अदर फैक्टर जो हैं वो लिमिटिंग फैक्टर हो सकते हैं, यानी कि लाइट के अलावा और फैक्टर जो हैं वो लिमिटिंग फैक्टर का काम कर सकते हैं, मीन्स उनकी कमी हो सकती है या वो पहले ख़त्म हो सकते हैं। एट वेरी हाई इंटेंसिटी, ठीक है, अगर हम इंटेंसिटी को बहुत ज़्यादा बढ़ा दें, एक लिमिट से अधिक कर दें, तो लाइट क्या करेगा, सोलराइजेशन की क्रिया करने लगेगा या फोटो ऑक्सीडेशन की क्रिया करने लगेगा। तो फोटो ऑक्सीडेशन ऑफ क्लोरोफिल में अकर, यानी कि क्लोरोफिल के अंदर क्या होगा, क्लोरोफिल के अंदर लाइट सोलराइजेशन की क्रिया होने लगेगी या फिर फोटो ऑक्सीडेशन की क्रिया होगी। इस चीज़ को समझिएगा। अगर लाइट की इंटेंसिटी यानी प्रकाश की तीव्रता को अगर हम बढ़ा दें
तो होगा क्या कि क्लोरोफिल के अंदर सोलराइजेशन की क्रिया होगी और या कहें फोटो ऑक्सीडेशन की क्रिया होगी। तो सोलराइजेशन या क्लोरोफिल ऑक्सीडेशन की अगर हम बात करें तो एक तरह से ये कह सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस जो होगा वो रेट डाउन होने लगता है जब एक लिमिट से अधिक हम बढ़ा देते हैं इंटेंसिटी को। देखिए सोलराइजेशन कहेंगे किसे, सोलराइजेशन उसको कहा जाता है जब फोटोसिंथेसिस का रेट जो है वो डाउन होने लगे। इस तरह इस फिगर से समझते हैं। देखिए ये है फिगर। अब यहाँ पे हम कर क्या रहे हैं कि लाइट का जो वो है इंटेंसिटी है बढ़ा रहे हैं, लाइट की इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं तो फोटोसिंथेसिस रेट धीरे धीरे बढ़ रहा है, यहाँ तक बढ़ा और उसके बाद कांस्टेंट हो गया यानी कि ऑप्टिमम लेवल पे पहुँच गया और फिर उसके बाद डिक्रीज होने लगता है। तो जिस लेवल पे वो डिक्रीज होने लगता है उसी को कहा जाता है सोलराइजेशन। मीन्स ये हो गया कि एक ऐसी स्थिति आती है कि जब हम लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाते हैं उसके बाद भी आपका फोटोसिंथेसिस रेट क्या होता है, डाउन होने लगता है, तो उसी को कहा जाता है सोलराइजेशंस। ठीक है, अगले फैक्टर पे हम आते हैं। अगला फैक्टर जो है यहाँ पे ये है कि फोटोसिंथेसिस मोर इंटेंस लाइट देन द डिफ्यूज लाइट। यहाँ देखिएगा फोटोसिंथेसिस मोर इंटेंस लाइट यानी कि जो मोर होता है फोटोसिंथेसिस अधिक होता है इंटेंस लाइट में देन डिफ्यूज लाइट की अपेक्षा। अब इसका मतलब क्या है, देखिए इसको एक फिगर से हम समझते हैं। मान लीजिए एक प्लांट है, ठीक, और इस प्लांट पे सनलाइट से कंटिन्यू सन आ रहा है, सनलाइट से कंटिन्यू एनर्जी वो सनलाइट आ रही है, ठीक है। लेकिन इसी बीच में बादल से अगर मान लीजिए इसमें बरसात का मौसम चल भी रहा है, बादल से सन क्या हो गया, घेर लिया, यानी कि उससे क्या होगा कि डायरेक्ट रोशनी पौधे तक नहीं पहुंचेगी। तो मीन्स जब तक डायरेक्ट रोशनी आ रहा था तब तक फोटोसिंथेसिस अधिक होने लगा। अब बदली हो गई यानी कि सनलाइट जो होता है यानी कि सन जो है उस बादल में खो गया या घिर गया बादल से, तो फिर जो घिर तो गया लेकिन लाइट की इंटेंसिटी उतना अधिक होती है कि वो उजाला रहता है। मीन्स उसकी प्रकाश की तीव्रता अधिक रहती है। डायरेक्ट भले नहीं लाइट पहुंचती लेकिन उसके वजह से यानी कि उसकी लाइट आती है, एनर्जी नीचे तक आती है। तो इसी लाइट को डिफ्यूज कहा जाता है, यानी कि जो बादल से फिल्टर होके आए उसी को डिफ्यूज लाइट कहा जाता है। तो डिफ्यूज लाइट में जो है फोटोसिंथेसिस रेट जो होता है वो कम होता है, डिफ्यूज में जो होगा कम होगा, और डायरेक्ट अगर लाइट आ रही तो फिर इंटेंसिटी अधिक होती है और इसलिए फोटोसिंथेसिस रेट अधिक होता है। तो ये है डिफ्यूज और इसकी अंतर। देखिए पौधे जो होते हैं दो तरह के होते हैं। अगर लाइट की बात करें तो एक तो हेलियो टाइप्स का होता है जिसे फोटोफिलस भी कहा जाता है, तो ये सन लविंग होते हैं यानी कि सन लविंग प्लांट कहा जाता है इनको। और एक सोशियोफिलस प्लांट होते हैं जो शैड लविंग होते हैं यानी जो छायादार वृक्ष होते हैं जिसमें प्रकाश की आवश्यकता कम होती है, और सन लविंग प्लांट वो होते हैं जिसमें लाइट की आवश्यकता अधिक होती है। अब ड्यूरेशन ऑफ लाइट की अगर हम बात करें, ड्यूरेशन ऑफ लाइट किस तरीके से प्रभावित करता है। ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन लाइट जो है वो 3 टाइप्स की होती हैं। 3 तरह की ड्यूरेशन ऑफ लाइट के आधार पे 3 तरह के पौधे होते हैं। एक तो लॉन्ग डे प्लांट होता है, शॉर्ट डे प्लांट होता है, डे न्यूट्रल प्लांट होता है। तो लॉन्ग डे प्लांट उसे कहते हैं जिसको मान लीजिए कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो 14 से लेकर के 16 घंटे लाइट की आवश्यकता होती है, उसके लॉन्ग डे प्लांट कहेंगे। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनको मान लीजिए 12 घंटे के नियर अबाउट लाइट की आवश्यकता होती है, तो उसे डे न्यूट्रल प्लांट कहेंगे। और जिनको 8 से लेकर के 10 घंटे की लाइट की आवश्यकता होगी उसे हम शॉर्ट डे प्लांट कहा जाता है। तो शॉर्ट डे प्लांट कहा जाएगा, इसके डे न्यूट्रल प्लांट कहा जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया ड्यूरेशन ऑफ लाइट यानी कि प्रकाश की अवधि के आधार पे पौधे के क्लासिफिकेशन। अब देखिए प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन इंटरमिटेंट लाइट देन कंटिन्यूअस लाइट, यानी जो फोटोसिंथेसिस होता है या फोटोसिंथेसिस का जो प्रोडक्ट बनता है वो इंटरमिटेंट लाइट में अधिक बनता है देन कंटिन्यूअस लाइट यानी कंटिन्यूअस लाइट के अपेक्षा, और इसी को कहा जाता है वार्बर इफेक्ट। अब देखिए इसको समझते हैं, इसको फिर से समझते हैं एक फिगर से। ये मान लीजिए एक प्लांट है, ठीक है। अब ये सनलाइट है
अगर हम बात करें इस सनलाइट से जो रोशनी आ रही है वो 700 नैनो वेव की आ रही है, ठीक है, 700 नैनो वेव से आ रही है। तो कंटिन्यूअस अगर 700 नैनो वेव की लाइट आ रही है तो यहाँ पे क्या होगा कि फोटोसिंथेसिस रेट शुरू में तो बहुत ज़्यादा रहेगा, और जब फोटोसिंथेसिस शुरू में ज़्यादा रहेगा, कंटिन्यू एक ही रेट से हाई रेट से बनता रहेगा, तो उतने तेज़ी से ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल निकलेंगे। ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल जब उतने बाई प्रोडक्ट करेंगे यानी ग्लूकोज बनेगा, साथ में ऑक्सीजन भी बनेगा, तो यानी कि वो स्टोमेटा से बाहर नहीं निकल पाएंगे, उतनी तेज़ी से स्टोमेटा से बाहर नहीं निकल पाएंगे जितनी तेज़ी से बनेंगे। तो होगा क्या कि ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन यहाँ पे बढ़ जाएगा, और जब ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा तो फिर रूबिस्को क्या करेगा, रूबिस्को एंजाइम जो है ऑक्सीजनेज की क्रिया करने लगेगा, मीन्स ऑक्सीजन से साथ कंबाइंड होने लगेगा, और जब ऑक्सीजन से कंबाइंड होने लगेगा तो मीन्स ये इसका मतलब ये हो गया कि पौधा ऑक्सीजन का उपयोग कर रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड को एक तरह से रिमूव कर रहा है। तो इसी को कहा जाता है फोटो रिस्पायरेशन की क्रिया होने लगेगी। मतलब ये हो गया कि पौधे में फोटो रिस्पायरेशन होने लगेगा। तो इसलिए कंटिन्यूअस लाइट जो है वहाँ फिर क्या होगा, फोटोसिंथेसिस रेट डाउन हो जाएगा। तो इसलिए जो इंटरमिटेंट लाइट होगी, यानी इंटरमिटेंट लाइट का मतलब हो गया कि मिक्स लाइट, मान लीजिए 700 माइक्रोवेव से लाइट आई, इसके साथ में ही 680 भी आए, 500 समथिंग कुछ आए, 650 आए, तो अलग अलग वेवलेंथ की लाइट जब आएगी तो अलग अलग स्पीड से ऑक्सीजन्स का प्रोडक्शन होगा, अलग अलग स्पीड से ग्लूकोज का निर्माण होगा। तो फिर एक कंडीशंस उत्पन्न नहीं होगा कि फोटो रिस्पायरेशन होने लगे, लेकिन कंटिन्यूअस एक ही वेवलेंथ की अगर लाइट कंटिन्यू पौधे को मिल रही है तो फोटो रिस्पायरेशन की क्रिया C3 प्लांट में सबसे अधिक होता है। ते हो गया, यानी इंटरमिटेंट लाइट बहुत अच्छा माना जाता है फोटोसिंथेसिस को, और वार्बर फोटो रिस्पायरेशन की क्रिया को ही वार्बर इफेक्ट कहा जाता है। यहाँ भी जी रहेगा, वार्बर्ग होता है, WARBERG, ठीक है, वार्बर इफेक्ट होता है। अब देखिए कार्बन डाइऑक्साइड का क्या प्रभाव पड़ता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है इसको कहा क्या जाता है, मोस्टली इसको कहा जाता है लिमिटिंग फैक्टर कहा जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड को लिमिटिंग फैक्टर कहा जाता है। लिमिटिंग फैक्टर वो होते हैं जिसकी उपस्थिति सबसे कम पाई जाए, यानी कि जैसे मान लीजिए फोटोसिंथेसिस के लिए जो भी फैक्टर आवश्यक है उनमें से जो सबसे कम अमाउंट में उपस्थित होगा वो लिमिटिंग फैक्टर कहलाता है। जैसे मान लीजिए लाइट है, लाइट पर्याप्त मात्रा में रहता है, और जल की कोई कमी जल्दी होती नहीं है, और क्लोरोफिल हर पौधे में होते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड लिमिटिंग फैक्टर क्योंकि 0.3% ही पाया जाता है। तो एटमॉस्फेयर में अगर बात करें कार्बन डाइऑक्साइड कितना पाया जाता है, तो 0.3% एटमॉस्फेयर में पाया जाता है। रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस देखिए रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इंक्रीज कब होगा, इंक्रीज रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इंक्रीज किया जा सकता है कार्बन डाइऑक्साइड को बढ़ाकर, इंक्रीज इन कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कार्बन डाइऑक्साइड को बढ़ा सकते हैं। तो बढ़ा करके हम फोटोसिंथेसिस के रेट को बढ़ाया जा सकता है। कहाँ किस लेवल तक बढ़ा सकते हैं, 0.05%, यानी 0.03% तो पाया जाता है, और इससे बढ़ा करके 0.05% तक अगर हम इंक्रीज कर रहे हैं तो फोटोसिंथेसिस रेट क्या होगा, बढ़ेगा। अगर कार्बन डाइऑक्साइड के कंसंट्रेशन को 0.03 से बढ़ा करके 0.05 तक कर दे रहे हैं तो फोटोसिंथेसिस रेट बढ़ेगा। लेकिन इस 0.05 से अगर अधिक कंसंट्रेशन कर रहे हैं तो फिर क्या होगा, पौधे के अंदर टॉक्सिसिटी उत्पन्न हो जाएगी, जिससे पौधा सूखने लगेगा। मीन्स सूखने इसलिए लगेगा कि टॉक्सिसिटी उत्पन्न हो जाएगी, फोटोसिंथेसिस रेट बिल्कुल रुक जाता है या स्लो हो जाता है, यानी कि पौधे के अपनी आवश्यक जितनी एनर्जी होती है वो उतना निर्माण ग्लूकोज का नहीं हो पाता है, जिससे पौधा सूखने लगता है या पत्तियाँ उसकी सूखने लगती हैं। तो ये हो गया रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस किस तरह से प्रभावित हो रहा है। अब देखिए C3 प्लांट जो होता है वो C3 प्लांट जो है वो 550 ppm तक कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करता है, और जबकि C4 प्लांट की अगर हम बात करें तो वो 360 ppm तक यूज करता है। तो दोनों पौधों में ज़्यादा इफिशियंट कौन है, C3 प्लांट है। मीन्स अगर पॉल्यूशन बढ़ रहा है, प्रदूषण बढ़ रहा है, प्रदूषण में अगर कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ रहा है, यानी प्रदूषण कई तरह के होते हैं, उसमें अगर कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ रहा है तो उसमें सबसे अधिक इफिशियंट प्लांट कौन होंगे, C3 प्लांट होंगे, क्योंकि वो अधिक कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल को कंज्यूम कर रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं। C4 प्लांट एक लिमिटिंग यानी कि 360 ppm तक ही यूज कर रहा है। तो आज की डेट में जो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल है
उस हिसाब से ज़्यादा इफ़िशियंट C4 है। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल अगर बढ़ता है तो फिर भविष्य में कौन सा ज़्यादा इफ़िशियंट हो जाएगा? C3 इफ़िशियंट हो जाएगा। लेकिन इन दोनों की अगर तुलना करें, अगर टेम्परेचर बढ़े, ठीक है, अगर टेम्परेचर बढ़े तब कौन सा ज़्यादा इफ़िशियंट होगा? तब C4 इफ़िशियंट होगा। यानी ऐसे जगह जहाँ पे प्रदूषण के कारण से टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, गर्मी बढ़ रही है, तो वहाँ पे C4 ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि C4 प्लांट जो होता है वो 35 से लेकर के 45 तक सेंटीग्रेड तक के टेम्परेचर में फोटोसिंथेसिस अच्छा करता है। जबकि C3 प्लांट जो होता है वो 25 से लेकर के 35 सेंटीग्रेड पे फोटोसिंथेसिस रेट इसका अच्छा होता है। तो इसलिए जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो वहाँ पे C4 प्लांट ज़्यादा एफिशिएंट होगा। ठीक है। अब देखिए, इफ़ द कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस विल बी देयरफॉर इंक्रीज। तो वही चीज़ है कि कंसंट्रेशन जब कार्बन डाइऑक्साइड का हम बढ़ाएंगे तो साथ में क्या होगा कि फोटोसिंथेसिस का रेट भी बढ़ेगा। लेकिन बियॉन्ड दिस कंसंट्रेशन फर्दर इंक्रीज, यानी कि उस कंसंट्रेशन को और भी इंक्रीज करें, तब फिर क्या होगा? इन दिस कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विल नॉट रिजल्ट इन फर्दर रेट, यानी कि फास्टर रेट, यानी कि हम कर क्या रहे हैं कि जब कार्बन डाइऑक्साइड के कंसंट्रेशन को हम बढ़ाएंगे तो फोटोसिंथेसिस रेट बढ़ेगा। लेकिन उस लेवल के बाद पुनः फिर हम कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर रहे हैं, फर्दर फिर इंक्रीज कर रहे हैं, तो फिर वो जो फास्टर रेट पे फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, यानी कि डिक्रीज होने लगेगा। इस फिगर से समझिए। समझते हैं? देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड का अगर कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस रेट बढ़ रहा है। लेकिन फर्दर पुनः हम और कंसंट्रेशन को अगर हम बढ़ा रहे हैं तो फिर क्या हो जाएगा? एक निश्चित फोटोसिंथेसिस रेट फिर क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। फिर उसके बाद और बढ़ाते हैं तो डिक्लाइन हो जाएगा। मीन्स जब टॉक्सिसिटी लेवल पहुंच जाएगा तो फिर फोटोसिंथेसिस का रेट डिक्लाइन हो जाएगा, यानी कि डिक्रीज होने लगेगा। ये हो गया। तो ये इम्पॉर्टेंट यहाँ पे है पैराग्राफ। इसका मीनिंग यही है कि अगर हम कंसंट्रेशन 0.3 से लेकर के 0.5 तक बढ़ा रहे हैं तब तो बढ़ रहा है फोटोसिंथेसिस है। यहाँ देखिए, अगर हम 0.3 से लेकर के 5 तक अगर बढ़ा रहे हैं तो फोटोसिंथेसिस रेट मैक्सिमम पे पहुँच जा रहा है। लेकिन उसके बाद बढ़ा रहे हैं तो फिर कांस्टेंट, कुछ दूर तक कांस्टेंट चलता है और फिर उसके बाद डिक्रीज होने लगेगा। तो ये चीज़ है। अब टेम्परेचर की बात करते हैं। टेम्परेचर जो होता है वो किस तरह से फोटोसिंथेसिस को प्रभावित करता है। देखिए, इसी की चर्चा कर रहे थे। जो ऑप्टिमम रेंज होता है टेम्परेचर का, C3 प्लांट जो होता है 20 से, जब डिफरेंस हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे तो वहाँ पे भी इन चीज़ों को बताया गया था। तो जो C3 प्लांट होता है वो 20 से 35 सेंटीग्रेड पे सबसे अधिक फोटोसिंथेसिस करेगा, और C4 प्लांट जो है 30 से 35 सेंटीग्रेड पे सबसे अधिक फोटोसिंथेसिस करेगा। मीन्स इससे ज़्यादा टेम्परेचर अगर बढ़ रहा है तो फिर फोटोसिंथेसिस रेट डिक्रीज होने लगता है। डिक्रीज क्यों होने लगता है? क्योंकि जब टेम्परेचर बढ़ता है तो क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल नष्ट होने लगते हैं या डीनेचर होने लगते हैं। डीनेचर का मतलब है टूटने लगते हैं, और जिसके कारण से फोटोसिंथेसिस रेट डाउन हो जाता है टेम्परेचर अधिक होने पे। कैम प्लांट जो होता है वो 40 सेंटीग्रेड से अधिक पे फोटोसिंथेसिस अच्छा करता है। लेकिन हर पौधे के एक लिमिटिंग होता है। ऐसा नहीं कि 40 के बाद चाहे जितना हो, 40 से 45 कुछ में होगा, कुछ में 50 तक जाएगा कैम प्लांट के केस में। ठीक है। अब देखिए, एन इंक्रीज द 10 सेंटीग्रेड टेम्परेचर, एन इंक्रीज 10 सेंटीग्रेड टेम्परेचर इन ऑप्टिमम रेंज इंक्रीज ऑफ द फोटोसिंथेसिस रेट। फोटोसिंथेसिस रेट ऑफ ट्वाइस, यानी डबल हो जाता है। अगर हम 10 सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ा दें तो वहाँ पे फोटोसिंथेसिस रेट क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। अब इसको समझते हैं कैसे। इस बात को याद रखिएगा कि ऑप्टिमम रेंज के अंतर्गत ही होना चाहिए। जैसे C3 प्लांट जो है 20 से 35 सेंटीग्रेड पे फोटोसिंथेसिस हाई रहता है, यानी अच्छा रहता है या होता है। अब C3 प्लांट में अगर कुछ ऐसी जगह है जहाँ पे टेम्परेचर 15 सेंटीग्रेड है, अगर वहाँ पे हम 10 सेंटीग्रेड किसी तरह से हम बढ़ा ले जाएं, यानी 15 से उसको 25 सेंटीग्रेड कर ले जाएं, तो फिर फोटोसिंथेसिस रेट क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। डबल का मतलब है
जितना अमाउंट में ग्लूकोज बन रहा था उसका डबल अमाउंट में ग्लूकोज बनने लगता है टेम्परेचर अगर हम इंक्रीज करते हैं तो। लेकिन कहाँ तक? ऑप्टिमम लेवल तक। मीन्स ऐसा नहीं कि 35 सेंटीग्रेड मैक्सिमम है तो इसको क्रॉस कर जाएं, नहीं, 10 से हम 20 कर सकते हैं, 15 से 25 कर सकते हैं, 25 से 35 तक कर सकते हैं, ठीक है, C3 प्लांट में। उसी तरह से C4 प्लांट में, उसी तरह से कैंप प्लांट में करेंगे। तो एक ऑप्टिमम जो रेंज है, इस रेंज के बीच में अगर हमें 10 सेंटीग्रेड का डिफरेंस दिख रहा है और उस डिफरेंस को इंक्रीज करते हैं, यानी कि उस 10 सेंटीग्रेड को बढ़ते हैं और मैक्सिमम लेवल को क्रॉस नहीं करता है, तो फोटोसिंथेसिस रेट जो होता है वो डबल हो जाता है। तो मीन्स अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं, फोटोसिंथेसिस इंक्रीज होता है, लेकिन मैक्सिमम लेवल के बाद इंक्रीज नहीं होता है। अगर वेरी हाई टेम्परेचर है, अगर बहुत अधिक टेम्परेचर कर दिए तो फिर क्या हो जाएगा? डीनेचर होने लगता है। यानी डीनेचर का मतलब है कि जो रोबिस्को एंजाइम होता है वो करता क्या है कि कंबाइंड करने का कार्य करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को जोड़ेगा RuBP से, वो जो एंजाइम जोड़ने का कार्य करता है तो फिर वो जोड़ नहीं पाता है, इसी को कहा जाता है डीनेचर का, यानी कि वो एंजाइम्स फंक्शन नहीं करता है, डीनेचर होने लगता है, टूटने लगता है। वाटर, अब अगला जो फैक्टर है वो वाटर है, यानी ये वाटर को देखते हैं किस तरह से प्रभावित करता है। अगर वाटर की कमी है, वाटर स्ट्रेस कंडीशन में है, मीन्स इसका है कि वाटर की अगर कमी है, ऐसी जगह जहाँ पे वाटर की कमी है, तो फिर होगा क्या? स्टोमेटा वहाँ पे क्लोज हो जाएगा उस पौधे का, यानी कि स्टोमेटा क्लोज हो गया तो मीन्स ये हो गया कि विल्टिंग, यानी कि विल्टिंग कंडीशन आ गई, यानी गैसियस एक्सचेंज बिल्कुल बंद। स्टोमेटा क्लोज हो गया तो गैसियस एक्सचेंज बिल्कुल बंद, मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब भी नहीं करेगा, ऑक्सीजन को रिमूव भी नहीं करेगा। तो इसमें हो क्या कि लेस गैसियस एक्सचेंज होगा, अगला स्टेप लिखा गया है। और इस जब गैसियस एक्सचेंज बंद हो जाएगा, मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड जब एब्जॉर्ब नहीं करेगा तो फोटोसिंथेसिस की क्रिया भी रुक जाएगी। तो इसलिए अगर वाटर की कमी है तो वहाँ पे फिर फोटोसिंथेसिस रेट क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है। तो ऑप्टिमम लेवल पे वाटर होना चाहिए, और बहुत ज़्यादा वाटर का यूटिलाइजेशन पौधा नहीं करता, 1 से 2% ही यूटिलाइज करता है, वाटर यूज करता है फोटोसिंथेसिस की क्रिया या कहीं अपनी लाइफ साइकिल में, ठीक है। अब ऑक्सीजन का क्या रोल है? अब ऑक्सीजन की अगर हम बात करते हैं तो ऑक्सीजन का क्या रोल है? तो इसका बहुत बड़ा फैक्टर नहीं है, लेकिन मोर ऑक्सीजन है, अगर अधिक ऑक्सीजन हो रहा है तो लेस फोटोसिंथेसिस होगा। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि फोटो रिस्पायरेशन की क्रिया होने लगेगी, इसी को वार्बर इफेक्ट कहा जाता है। तो इसको पहले भी बहुत बताया गया है। अगर ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है तो जैसे जैसे ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन बढ़ता जाएगा और वैसे वैसे फोटोसिंथेसिस रेट डाउन होगा। फोटोसिंथेसिस रेट डाउन का मतलब है ग्लूकोज का फार्मेशन उतने कम होगा। क्यों? क्योंकि फोटो रिस्पायरेशन की क्रिया होने लगेगी, और ये सबसे अधिक कहाँ पे होता है? C3 प्लांट में होता है। अब कुछ मिनरल्स हैं जो फोटोसिंथेसिस को क्रिया को बहुत अधिक प्रभावित करते हैं, जैसे नाइट्रोजन है, ये मेन कंपोनेंट है, ठीक है, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट का मेन कंपोनेंट है, और इसलिए नाइट्रोजन की जैसे ही कमी होती है पत्तियां पीला पड़ने लगती हैं। जब पत्तियां पीले पड़ने लगती हैं तो फिर वहाँ पे क्या होता है? क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल्स एक तरह से कम होने लगते हैं, और जिससे फोटोसिंथेसिस का रेट डाउन होने लगता है, ठीक है, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ यानी कि जो मैग्नीज है या मैग्नीज है और कैल्शियम है, क्लोरीन है, ये सब भी क्या है? इसेंशियल फॉर द फोटोसिंथेसिस ऑफ वाटर, यानी कि जब वाटर को पौधा एब्जॉर्ब करता है तो ये सभी एलिमेंट्स क्या करते हैं? ये सभी मिनरल्स सहयोग करते हैं। इसी तरह से मैग्नीशियम है, कॉपर है, इसका उपयोग तब किया जाता है जब क्लोरोफिल का संश्लेषण पौधा करता है, तो उस समय इन एलिमेंट्स या मिनरल्स का उपयोग या सहयोग से करते हैं। तो ये सभी भी किसी न किसी रूप में फोटोसिंथेसिस के रेट को प्रभावित करते हैं। इसके अलावा फोटोसिंथेसिस इनहिबिटर होता है, फोटोसिंथेसिस इनहिबिटर या पॉल्यूटेंट्स कहा जाता है। ये अगर पौधे किसी भी रूप में पौधे के ऊपर उपस्थित हैं या उस एरिया में पाए जा रहे हैं, ठीक है, पॉल्यूटेंट्स हैं एक तरह से, तो ये करते क्या है कि फोटोसिंथेसिस, इस चीज़ को याद कर लेना है, ये करते क्या है कि फोटोसिंथेसिस रेट को डिक्रीज कर देते हैं। बस इनका नाम याद आपको रखना है, ठीक है। फोटोसिंथेसिस इनहिबिटर हैं, यानी कि फोटोसिंथेसिस क्रिया को रोकते हैं।
फुल फॉर्म क्या है, पहले का अगर हम बात करें PAN है, यानी पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट कहा जाता है। दूसरा जो है DCMU है, डाई क्लोरोफेनाइल डाई मेथाइल यूरिया है। CMU है, क्लोरोफेनाइल डाई मेथाइल यूरिया है। ठीक है, करता क्या है, एक करता क्या है कि जब लीफ के ऊपर पाया जाएगा, तो लीफ के ऊपर जब पाया जाएगा तो जो फोटोसिंथेसिस सेकेंड होता है, और चूँकि नॉन साइक्लिक आप पढ़े होंगे, अगर आपको यहाँ भी नहीं क्लियर है तो एक बार वीडियो देखिएगा नॉन साइक्लिक का। तो नॉन साइक्लिक सेकेंड में क्या होता है कि यही हेल्प करता है किस चीज़ का, ATP के फॉर्मेशन के लिए, NADP H2 का जो निर्माण होता है उसमें। तो ये सभी क्या होगी, जब इनका निर्माण होगा नहीं तो फिर क्या होगा, डार्क रिएक्शन की क्रिया नहीं होगी। मीन्स लाइट रिएक्शन में जो एनर्जी बनती है उसी एनर्जी का तो उपयोग करता है पौधा ग्लूकोज के निर्माण में, यानी कि डार्क रिएक्शन में क्या होता है, ग्लूकोज का निर्माण होता है। और जब ये एनर्जी जनरेट नहीं होगी तो ग्लूकोज का निर्माण नहीं होगा डार्क रिएक्शन में, और इसलिए ये क्या कहलाते हैं, फोटो इनहिबिटर कहलाते हैं। ठीक है, अब देखिए अगला फैक्टर हम लोग पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट है लिमिटिंग फैक्टर का, जिसकी चर्चा कर रहे थे, बार बार आ रहा था शब्द कि लिमिटिंग फैक्टर है क्या। ठीक है, तो जो लिमिटिंग फैक्टर वो ब्लैक्समैन ने दिया था, वो ब्लैक्समैन लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर इसलिए कहा जाता है, 1905 में दिया था इन्होंने। अब देखिए है क्या, एक इसको जानते हैं, जब जैविक क्रिया का मतलब है बायोलॉजिकल प्रोसेस, और जैसे फोटोसिंथेसिस है, ठीक है, फोटोसिंथेसिस की दर को एक से अधिक कारक का मतलब क्या है, एक से अधिक कारक मतलब हो सकता है कार्बन डाइऑक्साइड, लाइट, ऑक्सीजन, जल, ये सभी प्रभावित करते हैं, तो उस क्रिया की दर सबसे कम मात्रा में उपस्थित होने वाले कारक पर निर्भर करती है। सबसे कम मात्रा में जो निर्भर होगी, जो उपस्थित होगा, उस पर निर्भर करता है। अब इसको समझ सकते हैं आप, जैसे पहले भी बताया गया, मान लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, इस तरह समझ सकते हैं, मान लीजिए इसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, यहाँ पे जल है, यहाँ पे लाइट है, और इसमें क्लोरोफिल है। अब इन सबको मिला करके, इन सब के सहयोग से बनाना क्या, हमको ग्लूकोज बनाना है। तो इसमें ग्लूकोज का निर्माण, कितना ग्लूकोज बनेगा वो डिपेंड करेगा उसके ऊपर जिसका अमाउंट सबसे कम होगा, क्योंकि चारों को उपयोग से ही ग्लूकोज का बनना है। तो जिसका अमाउंट कम होगा उसी से निर्धारित हो जाएगा कितना टोटल ग्लूकोज का निर्माण होगा, तो उसी को लिमिटिंग फैक्टर कहा जाता है। तो यहाँ पे क्या है, मान लीजिए ये 5 ग्राम है, ये 2 ग्राम है, या 3 ग्राम है, ये 4 ग्राम है, और एक 1 ग्राम है। तो अब जब कार्बन डाइऑक्साइड 1 ग्राम है, मान लीजिए सभी में से 1-1 ग्राम हम मिला करके बनाएंगे एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल, एक फॉर एग्जांपल, तो पहले ही राउंड में कार्बन डाइऑक्साइड ख़त्म, बाकी सारी चीज़ें बची हैं। लेकिन जब कार्बन डाइऑक्साइड बचा ही नहीं है तो हम आगे ग्लूकोज बना ही नहीं सकते। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो गया, लिमिटिंग फैक्टर हो गया यहाँ पे। ठीक है, अगर कहीं कहीं पे देखते हैं कि लाइट भी रहता है लिमिटिंग फैक्टर, जैसे छाएदार वृक्ष है, मनी प्लांट है, या फिर बहुत से पॉम के पौधे होते हैं, एरिकोरिया के प्लांट्स होते हैं जिनको घरों में लगाया जाता है, यानी छाएदार में। तो जब ये सारी चीज़ें हैं, मीन्स उस पौधे के पास सब कुछ है। सब कुछ का मतलब है कि कार्बन डाइऑक्साइड भी है उस पौधे के पास, जल भी है उसके पौधे के पास, क्लोरोफिल का भी है, लेकिन उसको दिन भर में लाइट ही नहीं पहुंच रही उस पौधे के पास। तो लाइट क्या हो गया, उसके लिए लिमिटिंग फैक्टर का कार्य कर रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं। उसी चीज़ का इंग्लिश में लिखा गया है, उसी डिफिनीशंस को इंग्लिश में लिखा गया है। इफ़ ए केमिकल प्रोसेस, ये केमिकल प्रोसेस है, या इस लिख सकते हैं बायोलॉजिकल प्रोसेस है, इज इफेक्टेड बाई मोर देन वन फैक्टर, यानी कि एक से अधिक कारकों द्वारा प्रभावित होता है, then its rate will be determined by the factor, यानी जो इसका रेट है वो डिटरमाइन किससे होता है, by the factor which nearest the minimal value, यानी कि जो सबसे कम मात्रा में उपस्थित होगा, nearest to the minimum value, जो सबसे कम मात्रा में होगा उसी से निर्धारित होता है, by the factor अवेलेबल in the least amount, यानी कि जो सबसे कम मात्रा में उपलब्ध होगा उसके ऊपर निर्भर करता है। यह जो मॉडिफिकेशन यानी ब्लैक्समैन लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर जो है, यह मॉडिफिकेशन है लिविंग लॉ ऑफ मिनिमम का, यानी कि लिविंग लॉ ऑफ मिनिमम का ही मॉडिफिकेशन है। ये हमें जहाँ तक याद आ रहा है, लिविंग लॉ ऑफ मिनिमम जो थे केमिस्ट थे, वो जो कि
केमिकल के आधार पे इन्होंने बताया था कि जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं उसके आधार पे बताया था, उसी का ये मॉडिफिकेशन है, ठीक है, ब्लैक्स ऑफ लिविंग। अब इसके बाद सैच नामक एक साइंटिस्ट थे। सैच नामक साइंटिस्ट ने बताया कि जितने भी फैक्टर्स हैं उसके 3 कार्डिनल पॉइंट्स होते हैं। 3 कार्डिनल पॉइंट्स होते हैं। 3 कार्डिनल पॉइंट का मतलब हो गया कि एक मिनिमम कंडीशन हो सकती है, मैक्सिमम कंडीशन हो सकती है, फिर ऑप्टिमम कंडीशन हो सकती है, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए फोटोसिंथेसिस की रेट है, कई फिगर हम लोग समझे हैं, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है, तो लिमिटिंग फैक्टर मान लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड ले लिए। तो कार्बन डाइऑक्साइड जैसे हम लोग समझे फिगर में कि एक लेवल पे यानी 0.03% पे फोटोसिंथेसिस नॉर्मल होता है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड का हम लेवल बढ़ाते गए कहाँ तक, 0.05 तक। तो फोटोसिंथेसिस रेट क्या हो गया, बढ़ने लगा। और फिर उसके बाद जब हम बढ़ाए तो फिर उसके बाद क्या होने लगा, घटने लगा। तो अब ये पॉइंट जो हो गया वो मैक्सिमम हो गया, ठीक है। और ये पॉइंट जो हो गया आपका, जो ये रेड से दिखाया जा रहा है, ये ऑप्टिमम लेवल हो गया, यानी कि इस लेवल पे पहुंच गया। ये नॉर्मली चल रहा है इतना पे, ये मैक्सिमम है, अब इससे ज़्यादा नहीं जा सकता। और इसके बाद ये डिक्लाइन हो गया, तो इसको हम कह सकते हैं मिनिमम, या यहाँ पे कर सकते हैं जहाँ शुरू हुआ था ये मिनिमम कंडीशन है, ठीक है। तो ये हो गया आपका, यानी कि जितने भी फैक्टर होंगे उसका मिनिमम कंडीशन होगा, एक ऑप्टिमम लेवल होगा और एक मैक्सिमम लेवल होगा। उसी तरह से अगर हम टेम्परेचर लेते हैं तो C3 प्लांट के केस में अगर हम टेम्परेचर ले लें, एक एग्जांपल और से समझ लेते हैं। मान लीजिए टेम्परेचर हमने ले लिया, लिमिटिंग फैक्टर टेम्परेचर को मान लिया। अब टेम्परेचर को हम बढ़ाते जाएंगे तो C3 प्लांट में कहाँ तक फोटोसिंथेसिस बढ़ेगा, 35 सेंटीग्रेड तक बढ़ेगा, क्योंकि 25 से हमें लगता है 35 तक होता है, ठीक है। उसके बाद फिर क्या होगा, एक ऑप्टिमम लेवल तक चलता रहेगा 35, फिर 35 से जैसे इंक्रीज करेंगे फिर डिक्रीज होने लगेगा। तो ये क्या हो गया यहाँ पे, अब देखिए ये पॉइंट हो गया मिनिमम का, ये हो गया मिनिमम का। इस पॉइंट जहाँ पे सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस हुआ वो हो गया मैक्सिमम का। और ये जो यहाँ पे चल रहा है इस तरह से एक लाइन में, वो हो गया आपका ऑप्टिमम रेंज। तो ये हो गया, यानी कि जितने भी फैक्टर्स होते हैं वो सभी क्या होते हैं कि 3 कार्डिनल पॉइंट्स होता है, मिनिमम, मैक्सिमम और ऑप्टिमम, ठीक है। इस तरह से सारे जितने भी फैक्टर्स हैं वो सभी इस तरह से प्रभावित करते हैं। तो ब्लैक्समैन ऑफ लिमिटिंग फैक्टर की अगर हम बात करें तो एक एग्जांपल और इसको समझते हैं कि कैसे होगा। मान लीजिए 4 लोग हैं या 5 लोग हैं, ठीक है। इस तरह से एक व्यक्ति ये है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 5 लोग हैं और पांचों लोग अपने एक दूसरे के हाथ पकड़े हैं, ठीक है। और पांचों लोग को एक साथ दौड़ना है। पहला वाला जो है मान लीजिए 10 किलोमीटर प्रति घंटा दौड़ेगा, दूसरा 5 किलोमीटर प्रति घंटा दौड़ेगा, तीसरा 8 किलोमीटर प्रति घंटा दौड़ेगा, एक 7 किलोमीटर प्रति घंटा दौड़ेंगे, ठीक है। और एक लास्ट वाला जो व्यक्ति है ये आपका 3 किलोमीटर प्रति घंटा दौड़ेगा। अब मैक्सिमम आप बताइए, फिर से बनाते हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब इनकी स्पीड दे देते हैं। मान लीजिए पहला 10 किलोमीटर, दूसरा कर लेते हैं, पहला 10 किलोमीटर, दूसरा 9 किलोमीटर, तीसरा जो है मान लीजिए 7 किलोमीटर केमी, ठीक है। और चौथा जो है आपका चौथा जो है मान लीजिए 4 किलोमीटर, और एक लास्ट वाला 2 किलोमीटर है। अब आपको ये बताना है कि इनकी मैक्सिमम स्पीड क्या होगी, यानी कि मैक्सिमम स्पीड, यानी कि पूरी चैन की, यानी जब 5 व्यक्ति एक साथ मिल कर के दौड़ेंगे तो इनका मैक्सिमम स्पीड क्या होगा। तो मैक्सिमम स्पीड क्या होगा, यह व्यक्ति 10 किलोमीटर दौड़ने की क्षमता है। अगर ये 10 किलोमीटर की प्रति घंटा की स्पीड से दौड़ेगा तो 2 किलोमीटर वाला उसका साथ नहीं दे पाएगा, हाथ छोड़ देगा। अगर 9 वाला दौड़ेगा तब भी 2 किलोमीटर वाला हाथ छोड़ देगा, 4 वाला भी छोड़ देगा। तो अब सबकी मजबूरी क्या है, यानी मैक्सिमम स्पीड क्या है, वो 2 किलोमीटर है। मीन्स ये जितनी स्पीड से दौड़ेगा इसका साथ देने के लिए सभी लोगों को इसी स्पीड से चलना पड़ेगा। तो मैक्सिमम गेन कितना होगा, यानी कि सभी लोग 1 घंटे में कितना दूरी तय करेंगे, 2 किलोमीटर दूरी करेंगे। भले क्षमता इनकी 10 है, 9 है, 7 है, 4 है, लेकिन 1 घंटे में
मैक्सिमम दूरी कितनी तय करेंगे, 2 किलोमीटर। ये क्या है, ये क्या है, इस पूरी चैन का क्या है, लिमिटिंग फैक्टर है, क्योंकि ये 2 किलोमीटर से ज़्यादा दौड़ ही नहीं सकता प्रति घंटा, क्योंकि 2 किलोमीटर तो साथ देगा, जब 10 किलोमीटर वाला दौड़ेगा 2 किलोमीटर साथ देगा, उसके बाद हाथ छोड़ देगा। तो इस तरीके से तो ये क्या है, लिमिटिंग फैक्टर है, यानी ये जो सबसे कम है वो निर्धारित कर रहा है कि आपको यानी इस पूरे चैन को या सभी लोग को कितना दूर चलना है, क्योंकि साथ किसी को छोड़ना नहीं है, साथ साथ चलना है। तो इसी तरह से जो फोटोसिंथेसिस होता है, उस फोटोसिंथेसिस में जो लिमिटिंग फैक्टर होता है, यानी जिसका अमाउंट कम होता है, उसी से निर्धारित होता है कि कितना फोटोसिंथेसिस होगा, कितना ग्लूकोज का निर्माण होगा। ठीक है, तो इसी को कहा जाता है ब्लैक्समैन लिमिटिंग फैक्टर। चलिए, तब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि पिछले क्लास में कुछ क्वेश्चन दिया गया था, उस क्वेश्चंस को चलिए देखिए। कुछ क्वेश्चन थे जिसको आप लोग को सॉल्व करने के लिए दिया गया था। पहला है कि डाई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल किसे कहते हैं। तो डाई कार्बोक्सिलिक किस में होगा, C3 में, तो एक ही बार RuBP कार्बन से जुड़ता है, फिर ग्लूकोज बना देता है। कैम प्लांट में क्या होता है कि सिर्फ मेजोफिल में ही चलता है, बंडल सीट का व्यवस्था है नहीं वहाँ पे। तो जो C4 प्लांट है, वो C4 प्लांट में एक बार तो PEP से कार्बन डाइऑक्साइड को कंबाइन करता है जब ऑक्जेलोएस्टिक एसिड बनाता है, यानी 4 कार्बन वाला, इसलिए C4 कहा जाता है। अब C4 में जो 4 वाला बनता है, उसमें से 3 कार्बन पुनः क्या बनाता है, PEP बनाता है, और एक कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होता है, और यह एक कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है RuBP से कंबाइंड होता है। तो ये RuBP से कंबाइंड होता है, तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा, C4 होगा। ठीक है, पहले का C4 होगा। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्रैंज एनाटॉमी पाया जाता है, किस में पाया जाता है क्रैंज एनाटॉमी में, तो C4 प्लांट है, यानी C4 प्लांट ने तो ही व्यवस्था किया था, अपना बदल लिया। क्रैंज एनाटॉमी उसी को कहा जाता है, बंडल सीट को, और इसीलिए इसको में डाई कार्बोक्सिलिक पाया जाता है, क्योंकि जो मेजोफिल होता है उसमें क्या चलता है, C4 साइकिल चलता है, जबकि C3 साइकिल भी मेजोफिल में चलती है, लेकिन C3 प्लांट में, और C4 प्लांट में मेजोफिल में क्या चलता है, C4 साइकिल चलता है। जो बंडल शीथ सेल होता है जिसे क्रैंज एनाटॉमी कहते हैं, इसमें C3 में चलता है। तो C4 में जो कार्बन डाइऑक्साइड रिसीव करता है वो PEP करता है, C3 में RuBP करता है। तो क्रैंज एनाटॉमी कहाँ पाया जाता है, C4 में पाया जाता है। फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट क्या बनता है, तो फर्स्ट अभी उसी की बात किया गया, ऑक्जेलोएस्टिक एसिड बनता है C4 प्लांट में, किसके माध्यम से, PEP जो कंबाइंड होता है किसके साथ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, तो बनाता क्या है, ऑक्जेलोएस्टिक एसिड जो 4 कार्बन वाला होता है, इसलिए C4 कहा जाता है। हैश-स्लैग साइकिल में कार्बन डाइऑक्साइड रिसेप्टर होता है, कौन रिसीव करता है। ठीक है, तो अभी इसको बताया गया है। ऑक्जेलोएस्टिक एसिड तो फर्स्ट प्रोडक्ट बनता है। RuBP जो होता है वो C3 में पाया जाता है, और C3 को कैल्विन साइकिल कहा जाता है, और जो C4 होता है उसको हैश-स्लैग साइकिल कहा जाता है। और C4 में कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो आपके PEP से कंबाइंड होता है। मैलिक एसिड की जहाँ तक बात करें तो मैलिक एसिड जो होता है वो ऑक्जेलोएस्टिक के बाद बनता है, यानी कि इस C4 में भी बनता है, कैम प्लांट में भी बनता है, तो ये PEP होगा। मेजोफिल सेल और बंडल शीथ सेल पाया जाता है, अभी इसको बारे में बताया, C4 प्लांट में पाया जाता है। डाइमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट किस में पाया जाएगा, तो डाइमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट किस में पाया जाएगा, तो जो आपका C4 प्लांट होगा उसमें पाया जाएगा। मेज जो होता है C4 होता है, पिट्यूनिया जो है कैम है, और बॉथ हो नहीं सकता क्योंकि देख कैम हो गया, एक C4 हो गया, नन ऑफ दीज होगा नहीं, तो आपका बॉथ मेज है। कैम प्लांट में मैलिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, तो मैलिक एसिड का फॉर्मेशन कहाँ से होगा, तो देखिए मैलिक एसिड में होगा क्या कि जो कैम प्लांट होगा उसमें C3 साइकिल और C4 साइकिल दोनों चलता है। तो जो C4 साइकिल से ऑक्जेलोएस्टिक एसिड बना रहता है वह क्या होता है कि एक वैक्यूल्स में उसका जो उससे मैलिक एसिड बनता है, और एक वैक्यूल्स में वो जमा हो जाता है, फिर वो कहाँ ट्रांसफ़र होता है, फिर उसी का दिन में यूटिलाइजेशन करके ग्लूकोज का निर्माण किया जाता है। तो क्या होगा, यहाँ पे बात हो जाएगा, एक तरह से दोनों साइकिल का उपयोग करके बन रहा है। कैम प्लांट
सॉरी C4 में C4 होगा, इसका 7 का C4 होगा, क्योंकि C4 से ही तो ऑक्जिलो-एसिटिक बन रहा है और उससे मैलिक एसिड बन रहा है। कैम प्लांट में स्टोमेटा ओपन होते हैं, कब होते हैं? नाइट में होते हैं, ये तो इसकी खासियत है। दिन में ओपन हो जाएगा तो उसके स्टोमेटा से ऑक्सीजन और जल के मालिक्यूल निकल जाएंगे, जल के मालिक्यूल निकल जाएगा तो वाटर की कमी हो जाएगा। और नाइट में ओपन करने से क्या फ़ायदा होता है? कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब कर लेता है और वाटर का मालिक्यूल उससे बाहर नहीं निकलने पाता। अगर यही है तो यहाँ दिन में अगर ओपन होगा तो यहाँ से क्या हो जाएगा? वाटर का मालिक्यूल बाहर निकल जाएगा। और इसलिए रात में ओपन करता है तो वाटर का मालिक्यूल बाहर भी नहीं निकलता और कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो अंदर आ जाता है। ये कैम प्लांट की खासियत है, ठीक है। नाइट टाइम में होगा। कैम प्लांट होते हैं जीरोफाइटिक टाइप के होते हैं, ठीक है। और एक ग्लूकोज के निर्माण में कितने ATP का आवश्यकता होती है? तो 28 होता है, 38 होता है, सॉरी 38 ATP का निर्माण होता है। या इस तरह से भी पढ़ सकते हैं कि 12 NADPH2 और 3 ATP और फिर इनके कन्वर्ट करके इस तरह से 38 का होता है। तो 38 ATP यहाँ पे सही होगा। तो ये आपके जो आपके द्वारा आप लोगों से पिछले क्लास में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे उसके आंसर हैं। तो ठीक है, आज ये फोटोसिंथेसिस का लास्ट वीडियो था और इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर्स होगा किसी नए टॉपिक पे होगा। तो पढ़ते रहिए और रिवाइज करते रहिए, नोट्स बनाते रहिए। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।